वह बेहतरीन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही है, कुछ क्लासें लेते हैं इसकी और अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी सुपर सॉलिड बनाते हैं। ओके बच्चों, तो रेडी हो पढ़ने के लिए? तो चलें फिर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट, भाई आपके घर में करंट आ रहा है, करंट का झटका लग रहा है, देखा आपने? बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इससे पहले कि ये स्टार्ट करें, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। नहीं, चार्ज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ज़्यादा डिटेल में तो 12th क्लास में बात करोगे, बट मैं शॉर्ट में आपके लेवल पे कुछ चीज़ें बताता हूँ चार्ज के बारे में, शॉर्ट में, ताकि चार्ज की बातें होंगी आगे। चार्ज को आप स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, एक बात। दूसरी बात, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये होती है प्यारे बच्चों कूलम, COULOMB, कूलम। याद रखना, कूलम का सी स्मॉल होगा, बच्चे गलत लिख देते हैं, कैपिटल सी लिख देते हैं, और ये कैपिटल सी अगर सिंगल लेटर लिखते हो तो ये होगा। मगर चार्ज है क्या? चार्ज किसको बोलेंगे आप लोग? सो व्हाट इज चार्ज बच्चों? ठीक है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज देखो बच्चों, कोई भी चीज होती है तो उसकी दो तरह की प्रॉपर्टी पॉसिबल है। एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक। अब ये इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है? चार्ज जो है बेसिकली किसी मैटर की, किसी चीज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब ये इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, बताते हैं आपको। देखो क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक जो होता है वो दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है, और इंट्रिंसिक का मतलब ये है, इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि जो खुद पे डिपेंड करता है, बस जो खुद ही पे डिपेंड करता है, बस किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल लूं मास का और वेट का। आपने 9th में पढ़ा है, मास को आप m से दिखाते हैं और वेट को w से दिखाते हैं। भाई क्या वेट का कोई फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने 9th में? बिल्कुल पढ़ा था, mg। एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो भाई मास तो खुद पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वेट देखो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, स्मॉल g पे भी डिपेंड कर रहा है ना? ये किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वेट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। इन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। और ये जो मास है, ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसी चीज की मास क्या है? इंट्रिंसिक है, मास किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? और लेकिन वेट करता है, तो वेट एक्सट्रिंसिक हो गया। अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते हैं, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते हैं, जी की वैल्यू डिक्रीज, तो वेट भी डिक्रीज। मास थोड़ी चेंज होता है, मास नहीं होता ऐसे कंडीशन में चेंज। तो मास क्या है? इंट्रिंसिक है, और ये वेट क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो उसी तरह से तो चार्ज भी किसी चीज की, ये 12th का है या 10th क्लास में डियर, 10th क्लास। तो एक बच्चा पूछ रहा है कौन सी क्लास का है, तो 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं। 12th के स्टार्टिंग में भी पहले टॉपिक में भी आप इस तरह की चीज़ें पढ़ोगे, वहाँ तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तो आपको थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ता है कि आपको कितना बताया जाए, ठीक है? तो ओके, वापस आते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने देखा यार, देखा मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन चार्ज एक वेट एक एक्सट्रिंसिक है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज, अर्थ के सरफेस से अगर नीचे जाओगे ना तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, वेट तब भी डिक्रीज होगा। अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और आपने सुना होगा मून पे भाई जी की वैल्यू इतनी होती है, वहाँ पर कहीं पे जीरो होती है, तो भाई जी की वैल्यू चेंज होगी, कहीं जीरो, तो भाई स्पेस में कहीं स्पेस में बहुत सारा रीजन ऐसा है जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो है। सैटेलाइट के अंदर जी की वैल्यू जीरो होती है, तो वहाँ पर वेट जीरो हो गया, लेकिन मास थोड़ी होता है जीरो। तो मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ओके, आई होप समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है।
चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वाओ, यस, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी चीज का चार्ज एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ओके, यूनिट तो देख चुके हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज, ठीक है, एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी की क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसे होगा क्या, लेकिन चार्ज से होगा क्या भाई? देखो होता क्या है कि एक कॉम्ब लिया आपने और पेपर के पीस लिए, किया होगा आप लोगों ने बचपन में, छोटे छोटे पीस ले लिए, कॉम्ब लिया और ऐसे टच किया, तो क्या मुझे ये बताओ, क्या इसने अट्रैक्ट कर लिया था? अट्रैक्ट कर लिया था क्या कॉम्ब ने छोटे छोटे पीस को? नहीं किया था बेटे, नहीं किया था। फिर आपने क्या किया था कि वो कॉम्ब बालों पे रब कर लिया था खूब, ठीक है। जरूरी नहीं कि कॉम्ब हो, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो या मार्कर हो, उससे भी चलेगा। रूलर होता है आपका प्लास्टिक वाला, उसको भी रब कर लो। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि रूलर है या कॉम्ब है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, तो जब आप बालों से रब कर लेते हैं तो हम बोलते हैं उस कॉम्ब पे, रूलर पे, जो भी है, तो उस पे चार्ज आ गया। क्या हो गया? चार्ज डेवलप हो गया। ओके, अब वो कॉम्ब पे चार्ज आ गया, अब उससे आप छोटे छोटे पीस जो हैं पेपर के, उसके पास ले आते हो तो अट्रैक्ट करने लग जाता है, करता है ना, अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो इस बॉडी की सेम बॉडी है, सेम रूलर है, सेम कॉम्ब है, मगर अब उसकी इसकी इलेक्ट्रिकल, इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, वो बदल गया। पहले पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब ये अट्रैक्ट करने लग गया। पहले ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब ये अट्रैक्ट करने लग गया। तो भाई इसका बिहेवियर ड्रेस्टिकली चेंज हो गया, देखा, ठीक है। तो चार्ज आ जाने से बॉडी का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरा कोई चार्ज ले आऊंगा, चार्ज बॉडी, तो हो सकता है कि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो प्यारे बच्चों, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। आप धीरे ले आ रहे हो, तेज ले आ रहे हो, ऊपर ले आ रहे हो, नीचे ले आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, वही रहता है। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, on which electrical behavior, or on which electrical behavior of the body depends, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर उसका डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपने देखा अभी कॉम्ब पहले रब किया था तो अटैच करने लग गया, ठीक है ना, रब किया तो अटैच करने लग गया, पहले नहीं कर रहा था भाई। तो चार्ज आ जाने से, रब करने से क्या हुआ, बेसिकली इस पर चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव एक अलग कहानी है, 12th में बहुत डिटेल से पढ़ते हो। इसी चैनल पे चार्ज का एक और वीडियो मिलेगा आपको 12th क्लास का, बहुत डिटेल में। किसी को अगर पढ़ना हो चार्ज के बारे में ये सब कुछ, तो 12th क्लास का एक वीडियो है फंडू फिजिक्स पे, आप देख सकते हैं अगर किसी का मन हो तो, बहुत डिटेल में, ठीक है। फिलहाल मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे आपके लेवल पे। तो भाई इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है उसका, है ना, उस बॉडी का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डिपेंड करता है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसपे कि उस बॉडी का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डिपेंड करता है। अच्छा जी, चार्ज की यूनिट क्या है बताओ, क्या बताया मैंने? चार्ज की यूनिट है कूलम्ब। सही है। अब चार्ज कितने तरह के होते हैं भाई? चार्ज दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेज भाई दो तरह के होते हैं। नंबर वन पॉजिटिव और नंबर टू नेगेटिव। नंबर वन पॉजिटिव और नंबर टू नेगेटिव, भाई दो तरह के चार्जेस हैं।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपने सुना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम आपने बढ़िया तरीके से सुना हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपने सुना है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। सही है ना। तो किसी भी चीज में भाई जो चार्ज होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब मुद्दा ये होता है प्यारे बच्चों, कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव। ठीक है। और किसी पे पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा बताओ, किसी पे पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा बताओ, बताएं आपको। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं आपसे। देखो, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूं तो सारा इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। अगर किसी बॉडी पे कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फैक्ट ये है। और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कोई बात नहीं होती है, मैं बता रहा हूं, फैक्ट यही है। हाँ, तो किसी बॉडी पे अगर मैं बोलूं कि भाई नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उस पे। और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो हम बोलेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो। एक्सेस इलेक्ट्रॉन का आ जाना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाना पॉजिटिव चार्ज। अब कितना चार्ज आएगा इस पे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारा डिपेंड करता है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन चले गए। बिल्कुल, इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है। तो भाई चार्ज कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए भाई। ठीक है। अब चार्ज को क्यू से दिखाते हैं आप, चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यू से। इसका फॉर्मूला होगा प्लस माइनस एन ई। ये क्या है भाई, एन ई। तो यहां पर ई होता है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस का ई यानी कि माइनस का इतना होता है। ये क्या मैंने बोला, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। और चार्ज ऑन अ प्रोटॉन जो है तो ये आएगा QP और ये आएगा प्लस का E, यानी कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ रहे हो, 10⁻⁻19 कूलम। क्या आप लोग सहमत है। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है बच्चों, प्रोटॉन पे इतना होता है। अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं इससे रिलेटेड। तो ये E है, E की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E की वैल्यू कितनी है, E क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो फिगर है इसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। भाई चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। N इंटू ई होगा। N क्या है यहां पर, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। N यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी वैल्यू क्या होगी, या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, या इस तरह से कभी 50 होगा, 51 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 5000 होगा, कुछ होगा, उसकी वैल्यू हमें क्या पता, कुछ भी होगा। तो प्यारे बच्चों मैं बताना चाहता हूं आपको कि भाई चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब चले जाएंगे तब। नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तब। और कितना होगा, N इंटू ई होगा। ठीक है। अगर मान लो 200 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस पे तो भाई नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर मान लो 200, ये कोई बॉडी है, इस पे 200 इलेक्ट्रॉन आ गए, 200 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू किसी से दिखाओ, तो भाई माइनस का होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं। 200 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो N की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर 200। ठीक है। और इनटू 200, तो ये हो गया कितने इलेक्ट्रॉन आए वो, इनटू हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E। तो यहां पर E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा उस पर। समझो। तो ये फॉर्मूला आपके पास ये है, Q इज इक्वल टू NE।
या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव या फिर चार्ज नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर, और वो कितना होगा n इंटू ई के बराबर। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ई क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे। ई क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे। तो भैया तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, जाएंगे तो पॉजिटिव, आएंगे तो नेगेटिव। ओके, कितना पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, n इंटू ई। कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, n इंटू ई। कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, n इंटू ई होगा, n इंटू ई होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले आगे चलते हैं हम लोग आगे। ये आ गया। चलिए भाई, ये चार्ज के ऊपर ये था। अब वो चार्ज की के बारे में, चलिए ये तो बता ही दिया आपको। और बाय चांस ये जो प्रॉपर्टी है कि भाई चार्ज पे जो होगा प्लस माइनस एन ई चार्ज होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं कि चार्ज जो होगा किसी बॉडी पे ई का कोई मल्टीपल होगा, और वो भी कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एन यहां पर क्या मैंने बोला, 1 2 3 इस तरह, मतलब एन एक इंटीजर होगा, ठीक है। ई क्या है, सबसे छोटा चार्ज है दुनिया का जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। तो उसी का मल्टीपल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, दुनिया में किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा सबसे छोटे चार्ज का। और सबसे छोटा चार्ज क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इन नेचर। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इन नेचर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है। अरे यार, हो गया काम। हाँ बच्चों, कोई आ गया था। चलिए अब आते हैं वापस ब्रेक के बाद। तो मैं लिख सकता हूं क्या, एक लाइन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक खास प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, ठीक है। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी पे भी पहुंच गए। प्रॉपर्टी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट 10th में चलो मैं कुछ बताता हूं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। एक तो मैं पहले इसी का शिकार कर देता हूं, उसको चल रही है बात क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये क्या कहता है बच्चों, ये क्या कहता है, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल of the smallest unit of charge in nature, smallest unit of charge in nature, ठीक है। किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा सबसे छोटे चार्ज का। और सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है, उसको हम सबसे छोटा चार्ज मानते हैं। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं आप, अभी करवाते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन भी करवाते हैं आपको। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या है कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, नॉर्थ और नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का, वो रिपेल करता है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। साउथ भी रिपेल करेंगे, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वैसे ही यहां पर भी होता है क्या, दूसरी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other।
आई होप ये समझ में आ गया होगा भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 अलग अलग, भाई एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव होता तब भी रिपेल करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हाँ भाई ये भी हो गया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा तो मैं 10th लेवल पे नहीं बताऊंगा अभी। और बहुत डिटेल में पढ़ने का मन हो किसी को, कोई ऐसा बच्चा हो तो 12th क्लास का वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, चार्जेज के ऊपर, तो भाई देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको बहुत डिटेल में अगर पढ़ने का मन हो तो। तीसरा है आपका, चलो छोड़ो अब और ज़्यादा बातें नहीं कर रहा मैं इस पे अब हम नहीं लगाते टाइम। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई, 2 ही प्रॉपर्टी बताई आपको खास तौर पे। अब आपको करवाते हैं इनसे रिलेटेड, मैं देखता हूं कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करवा देते हैं। ना 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 ना, चलिए चलिए चलिए, एक और चीज बताते हैं आपको बच्चों कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे आपने देखा, माइनस का इलेक्ट्रॉन पे है तो माइनस का ई आएगा, और वो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझे। तो ये 10⁻⁻19 है। 1 कूलम जो चार्ज होता है बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है, ह्यूज चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादातर हम जो चार्ज की यूनिट की बात करते हैं वो हम अक्सर करते हैं माइक्रो कूलम में। अगर कभी माइक्रो कूलम लिखे, ऐसा सिंबल है माइक्रो और ये ऐसा, तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम बच्चों। कभी ऐसा है नैनो कूलम, एन स्मॉल एन होगा और ये सी तो कैपिटल, तो 10⁻⁻9 कूलम। और अगर कभी पीको कूलम आ जाए इसका मतलब 10⁻⁻12 कूलम होता है। तो ये बड़ा यूज होता है और ये माइक्रो वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर कभी आए तो आप लिख देना, समझे, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो हमें इस तरह के यूनिट्स की जरूरत यहाँ पर पड़ती है इस तरह के चैप्टर्स में, ठीक है। क्योंकि आप देखो 10⁻⁻19 है भाई, समझ रहे हो कितना कम है ये, पावर नेगेटिव में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1.6 और 10⁻19, मतलब 1 के बाद 19 जीरो लगा दो यहाँ पर, इतना कम है ये, बहुत कम है, ठीक है। 1 से तो बहुत कम आएगा, 10⁻19 नीचे लिखोगे कितना कम आएगा। ओके, चलो मैं अब देखता हूँ आपके लिए कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो करवा देते हैं, नहीं तो मैं खुद बना दूंगा। चलो 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 भाई, चलो 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 चलो, यस, चलो 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 चलो, हाँ जी, करंट पे है ये, तो करंट पे है तो चलिए, करंट पे है तो चलिए, चार्ज के ऊपर चलो चलो भाई, करंट के ऊपर तो मिला नहीं, तो मैं आपको खुद बना देता हूँ क्वेश्चन, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। हाँ, मान लो एक बॉडी है बच्चों, कभी आपने सुना है कि ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड को आपने किसी चीज़ से रब कर दिया, या मान लो कि कंघी को है, कंघी को आपने किसी चीज़ से रब कर दिया, मान लो वुलन क्लॉथ से रब कर दिया। अब देखो कॉम्ब है आपके पास, क्या है, कॉम्ब है आपके पास, ठीक है, और आपके पास ये वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ है। तो होता क्या है, जब आप रब कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि भाई वुलन क्लॉथ जो है ये वुलन क्लॉथ जो है ये, इससे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, और मान लो कि भाई इससे इलेक्ट्रॉन तो चले गए यहां पे, और मान लो इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो इस पे नेगेटिव आ गया। तो क्वेश्चन अब मैं बना देता हूं क्या क्या कि इफ, कुछ भी लिख देता हूं इस पे, इफ 6 या 8 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है, इफ 8 माइक्रो कूलम चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी, इज गिवन टू अ बॉडी, ठीक है, इसके ऊपर -8 माइक्रो कूलम चार्ज दिया गया, ठीक है, कॉम्ब के ऊपर, टू अ बॉडी, और यहां पर वो हमारी बॉडी है कॉम्ब। देन फाइंड
फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी यानी कि कॉम्ब। भाई नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए कि भाई इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाए, इतना। तो ट्राई करोगे आप लोग, ट्राई करो। तो भाई चार्ज इसके ऊपर देना है Q, सॉल्यूशन Q आ गया इस पे -8 माइक्रो कूलम। देख रहे हैं आप लोग, इसका मतलब -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, Q इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस NE, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो माइनस वाला मैं लूंगा ऐसा। तो E आपको पता ही है, E ये रहा, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई लगा दो यहां पर प्यारे बच्चों, आराम से आ जाएगा। तो यहां पर आएगा Q इज इक्वल टू -NE, तो यहां से N आएगा Q बाई E। ठीक है, तो Q है यहां पर माइनस का कितना, 8 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और E की वैल्यू रख दो यहां पर। ठीक है, E की वैल्यू रख दो यहां पर, कितना है E अच्छा माइनस का लिख दो ना यहाँ पे, माइनस का, तो ये माइनस और आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस ही हो गया भाई, माइनस तो ये था ही। अब यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻, कितना है, -19, इसकी वैल्यू रख दी। कूलम से कूलम गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर एक डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो यहाँ पर आ गया, ये आ गया 2, समझ रहे हैं, इसको इससे काट दिया तो 5 आ गया। तो यह आ गया 5 इंटू, अब यहां पर देखो 10⁻⁻6 है, बेस सेम है 10⁻⁻6, और नीचे डिवाइडेड बाय 10⁻⁻19 है बच्चों। ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻6 प्लस का हो जाएगा 10⁻19, यानी कि ये आ गया 10⁻13 आ गया। तो ये क्या आएगा, मैं सीधा लिख देता हूं, इंटू 10⁻13। तो n कितना आ गया, इतना। तो अगर इस कॉम्ब को आपको सिर्फ इतना सा चार्ज देना है, सिर्फ इतना देना है, -8 माइक्रो कूलम चार्ज देना है इस कॉम्ब को, तब भी आपको इतने 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, क्या 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स इसको इसके ऊपर देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आपको देने पड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? देख लो, Q इक्वल टू NE का फॉर्मूले का ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ये तो आपका चार्ज के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था कि आपको पता चले चार्ज क्या है किसी बॉडी पे। अब प्यारे बच्चों, सारा कंडक्टर में करंट का पढ़ना है हमें, और सारा खेल होने वाला है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन उससे पहले बताऊं कि जो करंट होता है, करंट का झटका अब जो लगेगा, करंट नाम बहुत सुना है आपने। करंट वो किसी वायर में फ्लो होता है। क्यों बच्चों? करंट कहां पर फ्लो होता है? वायर में फ्लो होता है। ये बात सही है कि करंट वायर में फ्लो होता है, बट वायर में ही फ्लो होता है ऐसा नहीं है। करंट वायर में ही फ्लो नहीं होता, अनगिनत जगह पे फ्लो हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? एयर में भी हो सकता है क्या? यस, स्पेशल कंडीशन में हो सकता है, अगर एयर में आयंस हो तो। बेसिकली अब हम करंट पे आने वाले हैं। तो करंट कुछ होता है, हमें नहीं पता अभी। तो भाई करंट के लिए चार्ज कैरियर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? चार्ज कैरियर की जरूरत है। ठीक है, चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं। करंट नाम सुना है बस आपने। ठीक है, दूसरा होता है आयंस। भाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर होता है, कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, किसी केमिकल का सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर आपको आयंस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी में नमक आपने डिजोल्व कर दिया तो Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। NaCl स्प्लिट अप हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में।
समझो। तो ये आयंस है, तो ये जो आयंस है इनकी वजह से भी करंट होता है बच्चों। तो मेटल में सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, ठीक है, आयंस की वजह से सॉल्यूशन में होगा, और एयर में भी करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों की वजह से होता है। अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन में किसकी वजह से हो गया, आयंस की वजह से, खास तौर पे। एयर में बोलूं तो एयर में तो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है, सही है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे सॉलिड में, आजकल आपने सुना हो कभी नाम डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, तो भाई उनमें सॉलिड्स में हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में बात करते हैं, तो वहां कुछ होल्स आता है। क्या बोला मैंने, होल। तो वो भी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, होल्स भी होता है, लेकिन ये होता है इन सेमीकंडक्टर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली। सिलिकॉन का नाम सुना आपने उसमें, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें होल्स होते हैं चार्ज कैरियर। ये तो हो गया सॉलिड्स में, खासतौर पे इलेक्ट्रॉन्स, ये आयंस हो गया सॉल्यूशन में, ठीक है। और एयर में मैंने बोला आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करंट होता है, ठीक है। और इवन की सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो सकता है। तो ये आपको चार्ज कैरियर बताए कि भाई करंट किसकी वजह से हो सकता है, लेकिन अब मुद्दा ये होता है कि करंट है क्या करंट क्या है। और इन सब में भी ये जिनका भी नाम लिया, इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का या होल्स का, इन सब में भी एक ही चीज है जिसकी वजह से ये सारा हो सकता है, और वो है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं मूल रूप से बोलूं, अगर मैं बेसिक रूप से बोलूं कि एक चीज का नाम लो जिसकी वजह से करंट होगा, तो वो है इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रॉन। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि भाई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं उसमें। तो एयर में भी हो सकता है क्या, कई बार होता है जब बिजली गिरती है, सुना है, देखा होगा आपने, कड़कती हुई बिजली, भाई लाइट आ रही है बारिश के टाइम पे, और भाई बिजली गिरती है, और आपको बता दूं हजारों लोग इस दुनिया में हर साल बिजली गिरने से मर जाते हैं। तो वहाँ कोई कंडक्टर वायर थोड़ी लगा रखा है, तो बिजली वहाँ पर, वहाँ से चार्जेज है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस का चक्कर आता है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है, चाहे वो कंडक्टर का हो या यहाँ पर एयर के थ्रू हो, मॉइस्चर मिल जाता है, कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है, तो बिजली गिरती है और इंसान ऊपर पहुँच जाता है। तो हजारों लोग, ठीक है, दुनिया में बिजली गिरने से मरते हैं, तो वहाँ कोई वायर नहीं है, ओके, सही है। अपने घर के ऊपर तो आप देखोगे बहुत सारी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है, यहाँ पर इस तरह का मेटेलिक रॉड टाइप का लगा देते हैं, शार्प, उसमें भी शार्प एज लगा देते हैं, और इसका कनेक्शन ग्राउंड से कर देते हैं, धरती से कर देते हैं, ताकि बिजली अगर आए भी तो ये घर बच जाए और यहाँ से फ्लो हो करके ग्राउंड में चला जाए। जितना ये शार्प होगा यहाँ पर, उतना करंट यहाँ से फ्लो होने की कोशिश करेगा, तो बच जाएंगे इस तरह से। और बाय चांस अगर बिजली गिरे, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बिजली गिरे तो प्यारे बच्चों, आप कार के अंदर बैठ जाना, पेड़ के नीचे, पानी के पास, तालाब वगैरह के पास बिल्कुल मत रहना, वहाँ पर बिजली के गिरने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो अगर कभी ऐसा आ जाए सिचुएशन, भगवान ना करे, बट आ जाए, तो कार के अंदर बैठना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है कार में बिजली, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ पर जीरो होता है, यहाँ से कोई करंट फ्लो इसके अंदर नहीं फ्लो करेगा, सारा बाहर से फ्लो होकर के चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और आप इसके अंदर बैठे रहेंगे कार के अंदर, तो बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। चलिए, जानकारी के लिए बताया, अब हम आते हैं मुद्दे पे अपने और करंट पे। तो करंट के लिए हमें कोई पाथ चाहिए, ठीक है, जिसमें कि चार्ज मूव कर सकें, बस मतलब चार्ज को मूव करना है, बस चार्ज को मूव आप कंडक्टर के अंदर करें, सबसे ज़्यादा तो वही होता है, या एयर में करें या वैक्यूम में करें, कैसे भी अगर आपने चार्ज को मूव कर दिया तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगा, समझे। वो नॉर्मल कंडीशन में एयर में करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि बहुत ही तगड़ा इंसुलेटर है
एयर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत तगड़ा इंसुलेटर है। जैसे कि आप देखते हैं कोई वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक जैसी चीज़ लगी होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, तो करंट बाहर फ्लो होके नहीं लगता। आप ऐसे छूते हैं लेकिन करंट नहीं लगता। जैसे ये वायर है तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, मैं जैसे छूंगा, प्लग लगा भी दूं तो नहीं लगेगा करंट, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है। इससे भी तगड़ा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है एयर। लेकिन कुछ कंडीशन में आप हाई वोल्टेज अप्लाई करके एयर को कंडक्टिंग बना सकते हैं। अब ये वोल्टेज क्या है, ये सारी चीज़ें अब हमें सीखना है। ओके बच्चों, सीखा जाए सीखा जाए सीखा जाए, यस। तो इससे पहले कि करंट की बात करें, अब सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। भाई पानी है, पानी है, पानी है। पानी को अगर मैंने ऐसे हाथ पे रखा है तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं ऐसे टिल्ट करूंगा तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो पानी को एक पाथ मिला नीचे फ्लो होने का, उसी तरह से करंट होगा। तो करंट भी कहीं हाई पोटेंशियल ये होगा और ये लो पोटेंशियल होगा, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अब ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, फिर हम करंट समझेंगे ढंग से। बिल्कुल चलें, ओके। तो चलो पहले जरा बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सुना होगा आपने ये बैटरी 10 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है, सुना होगा, वोल्ट 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 सुना होगा। वो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, बात करेंगे अभी। तो भाई अब हम अभी तक हमें ये पता चला चार्ज क्यू से दिखाते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, सही बात। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें ये पता चला चार्ज का एक फॉर्मूला हमने देख लिया, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। भाई कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं किसी बॉडी पे या कितने गए हैं, वो उससे पता चलता है चार्ज के बारे में, ठीक है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यहां तक हमने पढ़ा इस तरह की, ठीक है। और हमने सुना ये करंट फ्लो होने के लिए, इसका मतलब चार्ज का मोशन में आना जरूरी है। खास तौर पे हमारा जो एक चार्ज करंट फ्लो होता है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम सीखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन इसका पूछा जा सकता है बच्चों, V से अक्सर दिखाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। इस पॉइंट पे मुझे देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इस पॉइंट को मैंने P बोला, इस पॉइंट पे मुझे देखना है कि बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो अब इसका क्या डेफिनेशन हो, कैसे इसको किया जाए, तो बहुत दूर से, क्या बहुत दूर से, बहुत दूर से कोई चार्ज, बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी चार्ज Q को लेके आते हैं, और Q को लेके आते हैं, चाहो तो आप Q नोट भी लिख दो, और ये पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, चेक करने के लिए ला रहे हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, Q नोट को क्या बोला, टेस्ट चार्ज, और ये पॉजिटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के लाए जा रहे हैं, 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 लाए जा रहे हैं बच्चों, ला करके इन्फिनिटी से ला करके इस पॉइंट P पे रखेंगे। तो क्या किया आपने, इन्फिनिटी से ला करके, इन्फिनिटी से ला करके पॉइंट P पर रखेंगे, तो इन्फिनिटी से P तक ले जा रहे हैं। तो जरूर आपने कुछ वर्क किया होगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। इन्फिनिटी से उठा के उस चार्ज को P पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो जरूर कुछ वर्क किया होगा। इतना डिवाइडेड बाय किस चार्ज को, Q नोट को, डिवाइडेड बाय किस चार्ज को ला रहे हैं भाई, Q नोट को ला रहे हैं। तो किसी चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क किया पर यूनिट चार्ज, यही वर्क क्या हो गया यहां पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। समझिएगा ध्यान से। तो क्या लिख सकता हूं मैं, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग
अभी डेफिनेशन लिखेंगे, मैं पहले बता दूं आपको, पहले फील ले लो, समझ लो। वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो भाई ये है कि कितना वर्क हुआ इन्फिनिटी से उठा के किसी चार्ज को उस पॉइंट पे लाने में, डिवाइडेड बाय किस चार्ज को ला रहे हैं। ये जो रेशियो होता है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये आप 1 कूलम का भी ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, 1 कूलम का भी ले सकते हैं। तो अगर मान लो इफ क्यू नोट जो है प्लस का 1 कूलम है, तो यहां से V एट P आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी से P तक ले आने में कितना वर्क हुआ अपॉन में 1 कूलम। तो यानी कि सिंपली आप क्यू नोट की वैल्यू 1 रख दो यहां पर, तो सिंपली वर्क डन के बराबर आप बोल सकते हैं, समझे। तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आपसे पूछ रहे और पूछा जा सकता है, और इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, ठीक है, और हम करेंगे भी अभी, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब डेफिनेशन लिखते हैं और मैं इसको देख के लिखूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज the amount of work done in moving a unit charge, मैंने ये वाला लिख दिया सीधा, ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, मूविंग यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब 1 कूलम, यूनिट चार्ज from infinity to that point, from infinity to that point, इन्फिनिटी से उठा करके किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, और वो भी लाएंगे स्लोली, एक्सेलरेशन नहीं, बिना एक्सेलरेशन के स्लोली। और अच्छा लिखो यहां पर, अगर आप बहुत बढ़िया लिखना चाहते हो, ठीक है, लिखो विदाउट एक्सेलरेशन बच्चों। एक्चुअली क्यों लिखा यहां पर, एक्सेलरेशन का मतलब एक तरह से समझ लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी, हम वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर ली, मान लो इधर ला रहे हो, वेलोसिटी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे नहीं बढ़ जाती, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो आपको यहां से लाने में तो वर्क करना ही पड़ रहा है, आप एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ाना चाहोगे, अपनी एनर्जी खर्च थोड़ी करना चाहोगे। एम क्या है कि आप लाओ, धीरे धीरे ला करके यहां रख दो, बस देखो कितना वर्क हुआ, ठीक है। किस चार्ज को ला रहे हो, डिवाइड कर दो, अगर क्यू नॉट 1 कूलम है तो 1 ही रहा, खत्म, तो वर्क डन के बराबर आ गया। तो स्लोली लाएंगे बिना किसी एक्सेलरेशन के, क्योंकि हमें जबरदस्ती इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ाना भाई, कोई वेलोसिटी नहीं बढ़ाना, आराम से लाओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से लाओ, धीरे धीरे लाओ और यहां पर रख दो बस, और देखो कितना वर्क किया। तो इन्फिनिटी से उठा करके किसी चार्ज को यहां पर लाने में कितना वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज बोल दो ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज बोल दो ये, या यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, थोड़ी फील भी आनी चाहिए। अच्छा, तो इसकी यूनिट देखता हूं पहले, चलो। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यूनिट ये लिख लेंगे, स्नैपशॉट ले लें, नोट कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन या वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। विदाउट एक्सेलरेशन लिखा तो और भी खतरनाक आंसर है ये, सबसे बेहतरीन तो यही है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ी यूनिट के बारे में बात करते हैं, और जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थोड़ी सी फील भी ले लेते हैं। भाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में तो काम चल जाएगा, थोड़ी फील भी लेंगे। तो यूनिट पहले देखते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई यहां पर देखेंगे यूनिट, तो भाई ऊपर वाला जो वर्क उसकी यूनिट होती है जूल, आपको पता है, और नीचे जो है वो है चार्ज यानी कि कूलम। जूल पर कूलम को ही हम बोलते हैं वोल्ट, बोलते हैं वोल्ट। इसको कैपिटल वी से दिखा सकते हैं आप, ठीक है। जे जूल का लिखेंगे तो जे स्मॉल होगा, कूलम लिखेंगे पूरा तो सी स्मॉल होगा, वोल्ट लिखेंगे तो वी स्मॉल होगा। बुक में चेक कर लेना भले ही, ठीक है। अगर यहाँ गलती से कैपिटल लिखा हो तो करेक्शन कर लेना, चिट्ठी लिख देना गलत है वो। हाँ, अगर सिंगल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल वी आएगा, सिंगल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल जे आएगा, कैपिटल जे, और सिंगल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल सी आएगा बच्चों। समझे, टेक्निकली बहुत करेक्ट बात बता दी आपको मैंने आज। ओके, तो ये बात सही है। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये। अब ये को ये पहले जरा फील लेते हैं जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप ये देखिए कि भाई अगर मान लो कि भाई ये रेफरेंस है, चलो मैंने पानी ले लिया, पानी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पानी हाथ में ले लिया, थोड़ा सा टिल्ट करूंगा तो कम तेजी से गिरेगा, कम तेजी से पानी गिरेगा। थोड़ा ज़्यादा ऐसा कर दिया टिल्ट, ज़्यादा तेजी से गिरेगा, और ज़्यादा कर दिया बिल्कुल ही तो भाई बहुत तेजी से गिरेगा पानी। क्यों भाई, ऐसे तो नहीं गिरेगा। थोड़ा टिल्ट किया, कम तेजी से, और ज़्यादा तेजी से, और ज़्यादा बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे गिरने वाला है पानी। तो यहाँ पर इसका कुछ है हाइट और इसका कुछ हाइट है। जितना ज़्यादा यहाँ पर ऐसे हम टिल्ट करेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, उतना तेजी से पानी गिर रहा है। यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, कह रहा उसको छोड़ो। तो वैसे ही बच्चों चार्ज भी तो ऐसे मूव करना है। तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है किसी का, उस बॉडी का उतना ही तगड़ा इम्पैक्ट होता है। उतना ही तगड़ा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। समझे, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। चार्ज को अगर मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल है और पॉजिटिव चार्ज रख दिया, उतना तेजी से धक्का मार सकता है, उतना ज़्यादा उसमें दम है। समझ रहे हो, उस चार्ज बॉडी में दम है। भाई बोलते हैं कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल का मतलब उसके अंदर कुछ खास बात है जिससे कि वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। तो अगर इस बॉडी में हाई पोटेंशियल है, इसका मतलब कोई चार्ज अगर पास ले है तो तगड़े तरीके से धक्का मार सकता है। उससे भी हाई पोटेंशियल है तो और ज़्यादा तगड़े तरीके से धक्का मार सकता है पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव है तो उतने ही तगड़े तरीके से खींच सकता है वो, है ना। तो जी पोटेंशियल से पता चलता है, एक फील आती है कि किसी बॉडी में कितना वो पावर है। एक तरह से पावर बता रहे, पावर का मतलब बिजली वाला पावर मत समझना, ठीक है, कि कितनी शक्ति है उसमें कि किसी चार्ज को अपनी तरफ खींच सकता है या फिर दूर धक्का दे सकता है। इस तरह की उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है पोटेंशियल से। अच्छा, तो भाई अब यहां पर देखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। अब यहां पर भी अगर हम बोले कि कहीं पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैसे डिफाइन करोगे 1 वोल्ट को? भाई यूनिट तो पता चल गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या है, वोल्ट है। कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को? चलो डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कब होगा? मैथमेटिकल डेफिनेशन आने जा रहा है यहां से कि अगर मान लो आप एक चार्ज जो ला रहे हो प्लस का 1 कूलम है, और आपको इन्फिनिटी से ला करके उस पॉइंट पर रखने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो 1 जूल है। इन्फिनिटी से उस चार्ज को ला करके वहां रखने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं 1 जूल है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, W इन्फिनिटी से P तक अपॉन में Q नॉट। तो ये क्या होगा कि भाई रख दो इफ दिस तो क्या होगा देन, तो यहां पर आ गया 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, यही है 1 वोल्ट। यही क्या है आपका 1 वोल्ट है। तो हम कब बोलेंगे कि कहीं पर किसी पॉइंट पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? कब बोलेंगे कि हम 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? कब? कि अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को ला करके उस पॉइंट पे रखें और हमें एग्जैक्टली अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। समझ में आया आपको? इस वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बोलेंगे
कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ला करके उस पॉइंट पर रखने में, किसी चार्ज को नहीं, 1 कूलम चार्ज को, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाते हैं, 1 कूलम चार्ज को, और एग्जैक्टली अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझे क्या? चलो अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। इसका डेफिनेशन अब हम लोग लिख लेते हैं इसको देख करके, ठीक। तो यहां पर चलिए लिखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, अब मैं यहां लिखता हूं, ये लिख लो मैथमेटिकल, फिर ये लिखो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is said to be 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट if 1 जूल वर्क has to be done in moving a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration, समझे? तो बिना एक्सेलरेशन के लाएंगे, बिल्कुल, तो ऐसा होगा। तो भाई ये डेफिनेशन पूरा हो गया बच्चों, ये डेफिनेशन पूरा हो गया। पहले ये लिखो, फॉर्मूला है, फिर ये लिख दो यहाँ पर कि Q0 1 है, W ये है, ये रख के दिखा दो यहाँ पर, और ये लिख दो, तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने सीख लिया। अब आता है इसी तरह का डेफिनेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे न्यूमेरिकल करेंगे, करंट पढ़ेंगे, करंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।